हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस का अपना पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं, जिसमें आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे वाई एफएमपीज आर पॉपुलर। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने अपना पार्ट 1 मतलब ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो आई होप आपने जो पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का या फिर इस लास्ट चैप्टर का अपना चैप्टर नंबर 6 का वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उसी के बाद आप पार्ट 2 देख रहे हैं। तो चलो अब हम पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, वाई एफएमपीज आर पॉपुलर। तो सबसे पहले तो हमें एफएमपीज के बारे में ही नहीं पता है, तो ये पॉपुलर क्यों है वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि एफएमपीज होते क्या हैं। तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है एफएमपीज की, अ फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान इज, यानी कि एफएमपी की फुल फॉर्म है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। सो fixed maturity plan is a close-ended debt fund for a specialized period. The maturity of paper invested in is matched with the duration of the plan. Considered a case where investor A invests rupees 1 lakh in a bank fixed deposit interest rate 9% for 3 years, and investor B invests rupees 1 lakh in 3-year FMPs. अच्छा, the indicative yield of the FMP is assumed also to be at 9%. We shall analyze the tax benefit or investing in an FMP। अच्छा, तो यहाँ क्या बोला है कि देखो FMPs क्या होता है। FMPs हमारे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, जो क्या होता है क्लोज एंडेड डेप्ट फंड है। यानी कि क्लोज एंडेड मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो जब तक आपका पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। तो एफएमपीज क्या है, हमारे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, जिसमें आप क्या करते हो एक बार अपना ये डेप्ट प्लान्स होता है, हमारे डेप्ट फंड होता है हमारे, इसमें अपना पैसा लगा दिया आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए। तो फिक्स्ड पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद अपने पैसे निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि समझो दो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी। तो इन्वेस्टर ए ने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें हैं बैंक की एफडी में, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। तो 1 लाख रुपए बैंक एफडी करी है 9% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। और वहीं इन्वेस्टर बी ने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें हैं 3 साल के लिए पर एफएमपीज पे, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे हमें इन्होंने ये पूछा है या फिर ये बताया है कि दोनों में से क्या हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इन्वेस्टर्स को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एफएमपीज में। तो वही हम इस वीडियो में इस पैराग्राफ में जानेंगे। तो देखो फॉर इन्वेस्टर ए द इंटरेस्ट इनकम पर एनम। अच्छा देखो, यानी कि आपका 1 लाख रुपए पे आपको 9% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो यानी कि 9,000 रुपये है ना। सो ईच ईयर द इन्वेस्टर वुड हैव टू पे टैक्स 22,700, यानी कि 2,700, 30% assuming he is a taxed at the maximum marginal rate. Total tax payable in 3 years is equal to 81,100। तो देखो क्या बोला है कि समझो कि जो इन्वेस्टर ए है उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उसे साल का क्या मिलता है, 9% का इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी कि उसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 9,000 रुपये का। अब 9,000 में से कि सोचो मैक्सिमम आप जो आपका इंटरेस्ट रेट है, मैक्सिमम जो आपका मार्जिनल रेट है, यानी कि आपका जो टैक्स जो इन्वेस्टर पे करता है वो मैक्सिमम क्या है 30% का। तो 9,000 का 30% क्या हो जाएगा, 9,000 का देखो दिख रहा होगा ना आपको, 9,000 का अगर आप 30% निकालोगे तो वो क्या आएगा, देखो 1 मिनट, 9,000 का 30% आता है आपका 2,700 रुपये, यानी कि 2,700 रुपये। यानी कि अगर इन्वेस्टर क्या करता है एफडीज में इन्वेस्ट करता है और उसे 9,000 क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम टैक्स कितना कटेगा वो है 2,700 रुपये। तो यानी कि 3 साल में उसने कितने का टैक्स दिया, 8,100 रुपीज़ का, यानी कि 8,100 रुपये का। तो ये यहाँ पे उसका टैक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टर बी की बात करते हैं। तो फॉर इन्वेस्टर बी सिंस द इन्वेस्टमेंट इज ओवर 36 मंथ, तो यहाँ पे हमारी एफडी थी, ये भी 3 साल की थी, ये भी 3 साल की थी। तो यहाँ पे ये हमारे जो एफएमपी क्या होता है वो होता है हमारे क्लोज एंडेड डेप्ट फंड, यानी कि एक बार हमने पैसा लगा दिया तो अब 3 साल के लिए वहाँ पे फिक्स हो गया। सो द इन्वेस्टमेंट इज ओवर 36 मंथ, इट वुड क्वालिफाई एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। यानी कि जो हमारी ये जो वाली 36 मंथ है यानी कि 3 साल का, तो 3 साल का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। ये हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था, क्या लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म। तो ये आपको पता होगा कि अगर 3 साल से ज़्यादा के लिए अगर हम डेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेप्ट फंड में, तो हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म गेन होता है। सो व्हेन द इन्वेस्टर entered the fund, the cost inflation index was at 936. When he exited the maturity, the cost inflation index has arisen to 1,081. So thus the new indexed cost of acquisition will be
विल बिकम ₹1,00,000 इंटू 181 डिवाइडेड बाय 939 इज इक्वल टू, ये आपकी अमाउंट आ गई। अच्छा देखो क्या बोला, क्या मैं आपको समझाती हूँ कि समझो जो हमारा इन्वेस्टर बी है उसने 3 साल के लिए क्या किया, 36 महीनों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे, जो हमारे FMPs हैं उनमें। अब समझो कि जब इन्वेस्टर क्या किया था, एंटर किया था, यानी कि जब उसने एंटर किया था इस फंड में, तब वहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था वो था ₹939 का। और जब 3 साल के बाद जब वो क्या हो रहा है, उस फंड में से बाहर आ रहा है, तो उसका जब वो बाहर आया तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, 1081 का। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। समझो कि आपने अपना 1 लाख रुपए यहाँ पे क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। 1 10 100 1000 10,000 लाख ज़्यादा हो गया। 1 लाख रुपए आपने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाई बाय। अब जो आपका जब जैसे आप बाहर आए तो आपका जब आपने मतलब आपने फंड से क्या किया, एग्जिट लिया, तो आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, 1081 डिवाइडेड बाय जब हमने एंटर किया था तो आपका फंड में इन्फ्लेशन क्या था, 939। अब यहाँ पे आप इसे डिवाइड करोगे, आपस में काटापीटी करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,15,122 रुपीज़। देखो यहाँ पे ये आपकी अमाउंट हो रही है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखो कितने का बेनिफिट हुआ। यहाँ पे आपको टोटल आपका अगर हम प्रॉफिट देखें तो आपको क्या मिला, एट द एंड आपको मिले 1,15,122 रुपये। माइनस कर दो, आपने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए, तो एट द एंड आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 3 साल के बाद 15,112 रुपये का। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छे से। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेशन के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है। तो जो आपका म्यूचुअल फंड था, सॉरी म्यूचुअल फंड बोल रही हूँ मैं, जो आपका बैंक था, FD था, उसमें आपने 30% मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे इंटरेस्ट टैक्स दिया। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, 20% का होगा। 1 मिनट, बस कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो क्या है, 20% का है। और उसके साथ साथ जो भी आपके सरचार्ज हैं, जो भी सेस इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन, जो भी आपके अदर छोटे मोटे चार्जेस होता है वो जोड़ जाड़ के आपका क्या है, 20% का यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम 20% का टैक्स अपना निकालें तो 15,000, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ही तो टैक्स काटोगे ना, तो 15,122 का 20% अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 3,024। तो यहाँ पे द पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड हेयर इज दैट FMP is giving a higher return as compared to bank FD. This is true only if the investor is in the 30% tax bracket. However, bank fixed deposit offer premature withdrawal facility, hence they offer better liquidity as compared to FMP. Under section 1023D of the Income Tax Act 1961, income earned by mutual fund registered with SEBI is exempt from income tax. यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे जब हमने FMPs और बैंक डिपॉजिट्स को, फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर किया तो हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे FMPs हैं वो क्या हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा हाई रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस केस में अगर ऐसा ही होता है, मतलब अगर डिट्टो हमारा केस यही है, कॉपी पेस्ट अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपका रियलिटी में आपका केस यही है कि आपको बैंक में क्या करना पड़ रहा है, 30% का टैक्स देना पड़ रहा है और FMPs में आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो FMPs है वो आपको क्या कर रहे हैं, हायर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आपके बैंक फिक्स डिपॉजिट है वो आपको लोअर रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर आप FMPs में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका पैसा आप जब मन चाहे निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, वो एक क्लोज एंडेड फंड है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, अब जब तक मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती जब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हमारे बैंक होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप अगर आप FD भी करे हो तो भी कोई बात नहीं, आप चाहो तो FD को तुड़वा सकते हो, चाहे तो मैच्योर होने से पहले ही आप क्या कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो बैंक होता है उसमें हमें बेटर लिक्विडिटी का ऑप्शंस होते हैं। तो अगर बैंक हमें थोड़ा सा कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है बट वो हमें बेनिफिट दे रहा है, और FMP अगर हमें रिटर्न हाई प्रोवाइड कर रही है बट हमें बेनिफिट थोड़े कम दे रही है, तो दोनों यहाँ पे ऊपर नीचे चलते रहता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि अंडर सेक्शन 1023D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत क्या है कि जो भी हमारे म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, वो क्या है, वो सभी हमारे जो भी म्यूचुअल फंड जो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है वो क्या होता है, वो इनकम टैक्स से एक्सटेम्प्ट होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वाई FMPs आर पॉपुलर, तो आई होप आपको समझ में आएगा क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो रिटर्न जो है वो हाई हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है थोड़े से पॉपुलर हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
ये ओवरव्यू वाला वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से अब आगे का समझ सको। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट बस, देखो 1 मिनट बस। हाँ तो देखो overview, regulation ensure that security do not invest beyond a certain percentage of their NAV in a single security. Some of the guidelines regarding these are given below. यानी कि आप जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और रेगुलेशंस नहीं होंगी, रेगुलेशंस क्या करती हैं, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ है, जो भी जहाँ भी आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे भी जिस भी सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो उनके ऊपर रेगुलेशंस क्या रखती हैं, अपना कमांड रखती हैं, देखती रहती हैं कि सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर कुछ भी परेशानी है तो रेगुलेशंस क्या करती हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो अगर जब हमारी रेगुलेशंस होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे ये इंश्योर करती हैं कि कोई भी सिक्योरिटी ऐसा ना हो कि वो अपने नेव से एक परसेंटेज यहाँ पे फिक्स होते हैं कि आप इतना परसेंट पैसा ही किसी एक सिक्योरिटी में लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई भी सिक्योरिटी अगर उसे ऐसा लग रहा है कि इस सिक्योरिटी में प्रॉफिट है तो वो उस परसेंटेज, जैसे अगर मैंने बोला कि आप सिर्फ 10% पैसा इस सिक्योरिटी में लगा सकते हो, बट सामने वाले इंसान को दिख रहा है कि इसमें मेरे को बेनिफिट होने वाला है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपना 50% का पैसा इस सिक्योरिटी में लगा देगा, वो अपना सिर्फ और सिर्फ 10% ही लगा सकता है। तो रेगुलेशंस यही इंश्योर करती हैं कि आप किसी एक परसेंटेज के अब बियॉन्ड ना चले जाओ, यानी कि आप जो भी एक परसेंटेज है उतने तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसा ना हो कि आप परसेंटेज से आगे निकल जाओ, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। तो वो कुछ जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, जो अलग अलग गाइडलाइंस हैं वो हमें यहाँ पे दे रखी है। तो पहला दिया है, नो स्कीम कैन इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स नेव इन रेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट of a single issuer wherein the limits is reduced to 10% of NAV, which may be extended to 12% of the NAV with the prior approval of the board of trustees and board of asset management company। तो यहाँ पे मैं क्या बोला है कि जैसे कि अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने अपना पैसा क्या दिया, आपने किसी अपना पैसा कहीं भी एक सिक्योरिटी में लगा दिया, या फिर आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, या फिर कहीं भी आपने अपना पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी आप स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो वो स्कीम जो है ना अपने पैसे से 10, मतलब जो उसका नेव है, जो भी उसका नेट असेट वैल्यू है, उससे उसके 10% से ज़्यादा पैसा वो किसी भी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा सकती है। यानी कि ऐसा फॉर एग्जांपल कि आपका नेट असेट वैल्यू 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख रुपए का अगर आप 10% निकालोगे तो यानी कि देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इसका अगर आप क्या निकालते हो, यहाँ पे देखो 10% अगर हम निकालें तो देखो क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 10,000 है, यानी कि आपने जो आपका जो नेव आया है उससे 10%, उसका 10% यानी कि 10,000। अब आप किसी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये ही लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 से ज़्यादा अपना पैसा किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आप ऐसा इन्वेस्ट करते हो तो आप रेगुलेशंस की जो गाइडलाइंस हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हो, तो फिर आपको इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे यह रेगुलेशंस होती हैं कि ऐसा ना हो कि कोई अपना इंसान बस पैसा लगाता ही चला जाए, लगाता ही चला जाए, ये क्या होता है, गलत होता है। तो अगर गलती से बाय चांस अगर लॉस हो गया तो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे ये रेगुलेशंस जो है गाइडलाइंस बनाती हैं। तो यहाँ पे आप 10% का ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था, ये लिमिट जो है ना वो रिड्यूस कर दी गई है। पहले आप 12% तक कर सकते थे, बट हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और बोर्ड ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के द्वारा क्या किया, उन्होंने एक अप्रूवल दिया और 12% को क्या कर दिया, इन्होंने रिड्यूस करके 10% कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, मेरी पेंसिल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या दिया है, नो स्कीम कैन इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स नेव in unrated paper of a single issuer and total investment by any scheme in unrated paper cannot exceed 25% of the NAV। यानी कि अनरेटेड पेपर्स क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे कि मतलब उन पेपर्स का मतलब ऐसा कुछ श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, अनरेटेड पेपर्स है वो। तो कोई भी स्कीम क्या करती है, अपने नेव के 10% से ज़्यादा पैसा किसी भी अनरेटेड पेपर सिक्योरिटी में नहीं लगा सकती, और ना ही क्या कर सकती है। और जैसे कोई एक स्कीम है जो एंड टोटल इन्वेस्टमेंट बाय एनी स्कीम इज अनरेटेड पेपर कैन नॉट एक्सिट, यानी कि आप जैसे कोई एक टोटल इन्वेस्टमेंट कोई इंसान करना चाह रहा है, पूरा का पैसा वहीं लगाना चाह रहा है, तो वो 25% से ज़्यादा अपना पैसा जो है वो वहाँ पे एक अनरेटेड पेपर सिक्योरिटीज़ में नहीं लगा सकता है। तो ये यहाँ पे हमारी क्या है, एक लिमिट है। थर्ड पॉइंट हमें दिया है, नो म्यूचुअल फंड स्कीम शैल इन्वेस्ट मोर देन 30% इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन इशूअर provided that such limit shall not be applicable for investment in government security, treasury bills and collateralized borrowing and lending obligations। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो क्या है,
30% से ज़्यादा अपना पैसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकती है। यानी कि जो हमारे लिक्विड मनी मार्केट फंड होता है ना, तो म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम, ऐसा नहीं कि एक दो स्कीम, नहीं, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 30% से ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन? म्यूचुअल फंड्स की स्कीम। और जो हमारे अगर आप क्या करते हो, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल्स में, कोलेट्रलाइज्ड बोरोइंग में, लेंडिंग ऑब्लिगेशंस में अगर आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट यहाँ पे सेट नहीं की गई है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के द्वारा आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 30% की लिमिट देखने को मिलती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या दिया है। फोर्थ पॉइंट हमें दे रखा है, नो फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स कैन होल्ड मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। यानी कि नो फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स कैन होल्ड मोर देन 10% ऑफ कंपनी पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। तो इसमें मैं बोला इस वाले पॉइंट में कि नो फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स, यानी कि कोई भी फंड अपनी किसी भी स्कीम के अंडर किसी भी कंपनी की 10% से ज़्यादा उसकी पेड अप कैपिटल को कैरी नहीं कर सकता है, यानी कि उसके वोटिंग राइट्स को कैरी नहीं कर सकता है। कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको वोटिंग राइट मिलता है ना, कि आप इस कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते हो तो उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलता है, तो वैसे ही कि किसी भी स्कीम के अंदर आप कंपनी के 10% से ज़्यादा के पेड अप कैपिटल की वोटिंग राइट्स को खरीद नहीं सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या दे रखा है। फिफ्थ पॉइंट देखो, नो स्कीम कैन इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स नेव इन इक्विटी शेयर और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी ऑफ अ सिंगल कंपनी provided that the limit of 10% shall not be applicable for investment in case of index funds or sector or industry specific schemes। यानी कि जैसे कि हमारा अगर आप एक क्या हो, इन्वेस्टर हो, तो आप किसी कंपनी के क्या करना चाहते हो, इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहते हो या फिर उसके सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी स्कीम में ऐसा नहीं कर सकते कि अपने नेव के 10% से ज़्यादा अमाउंट को आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी से रिलेटेड शेयर्स में आप क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, है ना। यानी कि आप एक स्कीम चला रहे हो जिसमें आपका नेव जो भी है, जितनी भी आपकी नेव की वैल्यू है, उसका 10% से ज़्यादा पैसा आप किसी भी एक कंपनी की, सिंगल कंपनी की इक्विटी शेयर्स या फिर उसकी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पे रिस्क बियर करना पड़ता है। और ये जो लिमिट है ना 10% वाली, ये यहाँ पे किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमारे इंडेक्स फंड हो गए, सेक्टर और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम्स हो गई है। इंडेक्स फंड, सेक्टर और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम्स क्या है, इनका तो काम ही यही है, यानी कि इंडेक्स फंड है, प्रॉपर उन्हें कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंडेक्स फंड है, ये पूरा का पूरा इंडेक्स में ही क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे इनके लिए 10% की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बट स्कीम्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारी लिमिट्स होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है। If a scheme invests in another scheme of the same or different AMC, no fees will be charged. Aggregate intern scheme investment cannot exceed 5% of net asset value of the mutual fund. यानी कि हमें क्या बोला है कि अगर आप एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, ऐसा पर्टिकुलर ऐसा बोल नहीं रखा कि इसी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो ही ऐसा माना जाएगा, नहीं। आप किसी भी एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और अगर आप उसकी सेम या फिर उसकी डिफरेंट AMC में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि देखो मैं दोबारा रीड करके बता दूँ। If a scheme invest in another scheme of same or different AMC, यानी कि अगर आपकी एक स्कीम है, अब जैसे मैंने पढ़ाया था ना फंड ऑफ फंड, तो ये बिल्कुल उसी की तरह है कि अगर आपने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया और वो स्कीम क्या कर रही है, अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी भले ही सेम AMC हो या फिर उसकी अलग अलग AMC हो। आपने एक बार अगर स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो आपको उसके लिए फीस बार बार आपको यहाँ पे चार्ज करनी पड़ेगी, नहीं। आपको दोबारा यहाँ पे फीस जो है वो चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। और एग्रीगेट इंटर्न स्कीम इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। यानी कि जो हमारी स्कीम इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 5% से ज़्यादा की जो हमारी नेट एसेट है, नेट एसेट के 5% से ज़्यादा एक्सीड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखो क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है, नो स्कीम कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ इट्स स्पॉन्सर और इट्स ग्रुप एंटिटीज़। यानी कि अगर आप किसी भी एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप किसी भी एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो क्या है, एक अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, जिसके स्पॉन्सर्स ये सब क्या है वो अनलिस्टेड हो, तो आप ऐसी किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है, स्कीम कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी इशूड बाय एंटिटीज दैट अदर दैन द स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ग्रुप्स। Open-ended schemes can invest
maximum of 5% of net asset in such securities, whereas closed-ended scheme can invest up to 10% of net assets in such securities। यानी कि अगर आपका स्पॉन्सर ही अनलिस्टेड है तो आप ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर क्या है, अगर आपका स्पॉन्सर लिस्टेड है और अगर आपका जो ग्रुप मैं कहूँ देखो क्या दिया है, स्कीम्स कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी इशूड बाय एंटिटीज। यानी कि अगर आपका एंटिटीज अगर क्या है लिस्टेड हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारे ओपन एंडेड स्कीम्स हैं, यानी कि अगर आप ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम अपने नेट असेट्स वैल्यू का आप सिर्फ और सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और क्लोज एंडेड स्कीम्स में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10% तक का ही नेट असेट्स में से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिया है, स्कीम्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन लिस्टेड एंटिटीज belongings to the sponsor group beyond 25% of its net assets। यानी कि अब जो हमारी जो स्कीम्स है, जो क्या है, जिनकी एंटिटीज़ क्या है लिस्टेड हैं और ग्रुप्स जो है स्पॉन्सर ग्रुप्स हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर आप कोई एक स्कीम लिस्टेड है उसकी सारी जो सिक्योरिटीज़ है वो लिस्टेड है तो आप उसमें कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं। तो आप उसका जो स्पॉन्सर ग्रुप है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही या फिर 25% से कम ही क्या कर सकते हो, उसके नेट असेट्स की वैल्यू को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे क्या दिया है, टोटल एक्सपोजर ऑफ डेप्ट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन बैंक, CDS, CBLO, GSECs, T-bills, short term deposits of scheduled commercial bank and AAA rated security issued by public financial institution and public sector bank shall not exceed 25% of net asset of the scheme. An addition exposure to financial risk sector not exceed 5% of the net asset of the scheme shall be allowed only by the way of increasing exposure of housing finance company HFCs and HFCs rated AA and above the registered with National Housing Bank NHB। यहाँ क्या बोला है देखो, तो देखो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ मैंने पढ़ा। अब इसमें मतलब बोला है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में बोला है कि जो भी हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम है, टोटल म्यूचुअल फंड बोल रही हूँ मैं, डेप्ट स्कीम्स है ना हमारी म्यूचुअल फंड की, सो टोटल एक्सपोजर ऑफ डेप्ट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें अगर हम क्या बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के डेप्ट स्कीम्स की बात करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली सिक्योरिटीज़ छोड़ के, ये वाली सिक्योरिटीज़ को छोड़ के हम क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो हो वो नेट असेट के 25% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी एक स्कीम में, ये वाली स्कीम छोड़ के। ये ट्रेजरी बिल्स, हमारे GSECs, CBLO, बैंक, CDS, इन सारी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी जो हमारी डेप्ट स्कीम में जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, उनमें 25% से कम ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एडिशनल एक्सपोजर, और यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 5% तक ही क्या कर सकते हो, अपने सेक्टर को एक्सीड कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बात बोलिए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFCs एंड HFCs फॉर HFCs रेटेड AA अबव आर रजिस्टर्ड। अच्छा देखो, यानी कि जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, जिन्हें AA की रेटिंग मिली होती है, यानी कि वो क्या है, काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, तो अब वो क्या है, वो हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक में क्या होती है, रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो बात छोड़ो, देखो आपको सीधा इस पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का नाम लिया है ना, इन सिक्योरिटीज़ को छोड़कर आप डेप्ट स्कीम में और जो हमारी सिक्योरिटीज़ बचती हैं उसमें आप नेट असेट्स का सिर्फ और सिर्फ 25% ही क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या दे रखा है, तो देखो क्या दिया है, टोटल एक्सपोजर ऑफ डेप्ट स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इन अ ग्रुप excluding investment in securities issued by public sector shall not exceed 20% of the net asset of the scheme. Such investment limit may be extended to 25% of net asset of the scheme with the prior approval of the board of trustees। यानी कि यहाँ पे हम देखो एक और बात बोली है कि जो हमारी डेप्ट स्कीम्स है ना म्यूचुअल फंड की, उसमें जो हमारी पब्लिक सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ इन सिक्योरिटीज़ को छोड़ के, पब्लिक सेक्टर इन द सेंस जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हमारी आ जाती हैं, तो हमारा वो पब्लिक सेक्टर छोड़कर
अगर हम क्या करते हैं और सिक्योरिटीज़ की बात करें डेप्थ स्कीम में, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं 20% तक ही अपना नेट असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से क्या अप्रूवल ले लेते हैं तो 20% से इंक्रीज होकर क्या होता है 25% हो जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो देखो ये यहाँ पे हमारे कुछ क्या थे रेगुलेशंस थे जो हमने यहाँ पे क्या करे हैं पूरी तरह पढ़े हैं कि मतलब किस तरह से कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये सारे जो रेगुलेशंस हैं जो हमें मतलब गाइडलाइंस हमारे लिए बनाई थी, वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बता दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसकी ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसे भी तो कोई रेगुलेट करता होगा, इसकी भी तो कोई इंडस्ट्री होगी, इसकी भी तो कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन होगा, तो वो कौन सी है। सो AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज द इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1995। यानी कि जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसका कौन ध्यान रखता है, इसका ध्यान रखता है हमारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी कि इसकी इंडस्ट्री एसोसिएशन कौन है AMFI। अच्छे से याद रख लेना AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अब देखो ये जो हमारी AMFI है ये भला बनाई क्यों गई है, इसका क्या काम है बताओ। अब तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ AMFI, तो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ AMFI आर 2, यहाँ पे मैं 4 पॉइंट दिए हैं। बस आज हम इसी वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। 4 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट दिया है प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट होल्डर्स एंड इंटरेक्ट विद रेगुलेटर्स सेबी RBI गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। अच्छा तो देखो AMFI क्या है, वो जैसा म्यूचुअल फंड है, अब सारी की सारी पावर अगर हम म्यूचुअल फंड के हाथ में दे दें तो म्यूचुअल फंड जब चाहे इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं भी लगा सकता है, कहीं भी से भी निकाल सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर क्या है एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो इसका भी ध्यान रखती है। तो इसमें क्या होता है ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का ध्यान दे रही है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, नहीं, ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचती है और म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती है। और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं सेबी RBI गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, इन सब से भी क्या करती है राय मशवरा लेती रहती है और क्या करती रहती है कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करती रहती है। सेकंड पॉइंट दिया है टू सेट एंड मेंटेन एथिकल कमर्शियल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री एंड टू रिकमेंड and promote best business practices and code of conduct to be followed by members and other engaged in the activity of mutual fund and asset management। यानी कि अब जैसे हमारा म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे भी क्या है, अब यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे बैरियर्स होता है, कुछ तरीके से हमें क्या करना होता है काम चलाना होता है। तो यहाँ पे एथिकल कमर्शियल और प्रोफेशनलिज्म को यहाँ पे अगर हम कंपनी की इंडस्ट्री में अगर हम क्या है मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो AMFI है वो क्या करती है कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस करती है ना, जिसमें क्या होता है म्यूचुअल फंड्स जो है वो क्या करती है कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय मेंबर एंड अदर एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। यानी कि जो AMFI है वो क्या करती है जो हमारी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो भी क्या रहे सही तरीके से अपना बेस्ट देती रहे, सही तरीके से प्रमोट होती रही, सही अपने मेंबर्स के लिए सही काम करती रहे, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रॉफिट होता रहे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करती है बिजनेस प्रैक्टिसेस की जाती हैं और यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया जाता है। थर्ड पॉइंट हमें दिया है to increase public awareness and understanding of the concept and working of mutual fund in the country, to undertake investor awareness programs and to disseminate information on the म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। यानी कि आप देखो अब म्यूचुअल फंड गला फाड़ के नहीं मंडी में बताएगा खड़े होकर कि देखो मैं म्यूचुअल फंड हूँ, मेरे में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी अवेयरनेस जो है पब्लिक में वो किस तरह से दी जाती है सेमिनार्स के थ्रू और अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू यहाँ पर लोगों को बताया जाता है। तो यहाँ पे जो AMFI है वो क्या करती है म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाती है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को क्या करती है अवेयर करती है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड है क्या, क्यों हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी AMFI प्रोवाइड करती है। और हमारा फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमें क्या दिया है डेवलप अ कार्ड ऑफ well-trained distributors to implement a program of training and certification of all intermediaries and other engaged in the industry। तो AMFI और भी क्या करती है कि जो हमारे well-trained distributors हैं
जो हमारे सर्टिफिकेशन एक मिनट, जो हमारे ट्रेनिंग में लोग हैं, जो सर्टिफिकेशन है, जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं, उन सब को भी क्या करती है कंपनी में अच्छे से लोग इंडस्ट्री में क्या रहे एंगेज होके रहे, सही तरीके से लोग डेवलप करें, इसका भी काम क्या है, इसका भी जिम्मा कौन उठाती है, एएमएफआई यहाँ पे हमारी उठाती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे एएमएफआई के थे और ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई होप मैंने आपको आज की वीडियो में जितना भी सब कुछ पढ़ाया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।